सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है देखते हैं हम लोग। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होते हैं। इन सरफेसेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, जिसके हर एक पॉइंट पे सरफेस क्या हो बराबर हो, उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। द सरफेस इन विच पोटेंशियल रिमेन्स इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे, एक इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का, एक इसी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो। अगर वो ऐसा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन जीरो होता है। जैसे मान के चलो, अगर हम लोगों ने ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी, अब इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहां से ए से हम लोग बी तक जा रहे हैं, तो जहां वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। अब अगर मान लो ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। अब अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है अगर, तो वर्क डन इक्वल्स टू जीरो नहीं हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है। सो नो वर्क इज टू बी डन टू मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि जैसे जैसे, पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नेचर देखते हैं, कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। तो अगर मान लो आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसकी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। अच्छा, एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर अराइज होती हैं। क्यों होंगी? देखो बात समझो। हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूले के बेसिस पे समझते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। हमने ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के रूप में पढ़ा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में इसको पढ़ा। एक फॉर्मूला था, हमें ये पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी फॉर्मूले को जब हमने थोड़ा डिराइव किया था, एक और फॉर्मूला बना था, v इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ईडीएल, ई डॉट डीएल या फिर ईडीएल कॉस थीटा। याद होगा ये आपको? इसको हम बोलते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू पोटेंशियल। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। समझते हैं इस बात को। सपोज ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया यहां पे इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? अगर आपने यहाँ पे एक टेंजेंट एज्यूम किया है, ठीक है, टेंजेंट एज्यूम किया है, सपोज यहां से यहां तक छोटी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने, और यहां से यहां तक, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो हमें पता है कि एस डीवी इक्वल्स टू ईडीएल कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब यहां इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो मैंने लिख दिया डीवी इक्वल्स टू ईडीएल कॉस थीटा। और अगर मान लो डीवी की वैल्यू जीरो है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए और डीवी की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसका मतलब ईडीएल कॉस थीटा भी जीरो है। और इसका मतलब अगर ई जीरो नहीं है, डीएल भी जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो है। और कॉस थीटा जीरो तभी हो सकता है कॉस 90 पे, तो कॉस से कॉस एलिमिनेट किया तो कितना आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन नहीं करना पड़ता। और तीसरा पॉइंट यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के संग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें ऐसे आपको 4 लाइंस दी गई थी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, स्फेरिकल शेल थी, आपको पता है स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एग्जिस्ट करेंगी नहीं, लेकिन ऑप्शंस दिए गए थे। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से थी ए, ठीक है, एक में कुछ अलग तरीके से थी, और एक लास्ट एक डायग्राम दिया गया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ अराइज हो रही थी। तो यही वाला आंसर सही था, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और साथ में हमेशा ऐसा लगेंगे अंदर से आ रही है, अंदर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्फेरिकल शेल के अंदर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना,
तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक, अब नेचर देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है। तो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होंगी, बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस होंगी, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस होंगी। तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, ऐसे ये बाहर की तरफ होंगी फील्ड लाइंस। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो भाई इनको अगर जोड़ते हुए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, स्फेरिकल। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। कैसा बनता है इनका, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखेंगे पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। अगर हम लोग बात करें लाइन चार्ज की, एक लाइन चार्ज है हमारे पास, तो उसका कैसा बनेगा, तो भाई जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं वैसे बनाओ, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी इनसे ऐसे बाहर की तरफ अराइज होंगी। तो गॉसियन सरफेस जो हम लोग बनाते थे डायग्राम, वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे ही बनती है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हमेशा बाहर की तरफ होंगी। क्यों होंगी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्यों होंगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है इसके साथ। तो अगर मैं लाइन चार्ज लेता हूँ ना, लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। लाइन चार्ज की कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। ठीक है ना, फिर से बोल दो मैं, लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। और अगर मान लो आपका चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, चार्ज एट इन्फिनिटी, अगर कोई चार्ज आपका इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, चार्ज अगर आपका इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। हम लोग ऐसा दिखा देते हैं डायग्राम में इसको, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल। आपको पता है कोई सोर्स अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ते थे तो लाइट भी कैसी आती थी, पैरेलल। हम एज्यूम करते हैं उसको, तो पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सॉरी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। अगर चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। ठीक है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी अगर चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। ठीक, तो पहले तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है आपको ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको इसमें ड्रॉ करनी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सपोज हमारे पास ये एक डायपोल है ना, डायपोल, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। देखो अगर आप यहां पर देखोगे इनके, इससे पहले एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टीज क्या थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, फिर से हम लोग बता दें। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक को दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी श्रेष्ठ, याद तुम्हें क्या था इस फॉर्मूले से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में कैसे निकलेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो लोग समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा ये, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल। ठीक है ना, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। लाइन चार्ज की कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और अगर हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा होता है तो कैसी होती है, इसकी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब इसमें एक बात और देखो कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रही है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से सेपरेशन बढ़ता जाएगा। समझो बात को, हमें ये फॉर्मूला पता है एस ई इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अगर हम ई को कांस्टेंट ले लें, अगर हम ई को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, ई को क्या ले लें हम लोग, कांस्टेंट ले लें। क्या बोल रहा हूं मैं, ई को कांस्टेंट ले लें, तो फिर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम डीवी को कांस्टेंट ले लें, डीवी को, अगर हम डीवी को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीएक्स हो जाएगा ना। अगर ये चीज कांस्टेंट ले लें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये कम हो जाएगा ई, वैसे वैसे डीएक्स बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ई कम होता जाएगा वैसे वैसे डीएक्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जो जो हम लोग डीएक्स कम करते जाते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जैसे जैसे
जैसे जैसे dv कांस्टेंट है, E कम होने से dx बढ़ता है। मैं समझाता हूं इस बात को। सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है। अब समझना, एक इसके आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस पे हर जगह 10 वोल्ट पोटेंशियल है। सपोज 10 वोल्ट है इसका पोटेंशियल। अब इससे दूर गए तो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो x1 है, dx1 मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लो, dx1 मान लो। अब जब तुम तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे ना, तीसरा, और अगर मान लो वो 30 वोल्ट की है, तो सेपरेशन तो आप देखो 10 ही का होगा। तीसरा 10 और 20 के बीच में सेपरेशन 10 का है, 30 में भी सब 10 का ही होगा सेपरेशन। लेकिन बिकॉज इस चार्ज से हम लोग दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं इस चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुई होगी तो सेपरेशन बढ़ जाएगा। मतलब तीसरी इतनी सेपरेशन में नहीं बनेगी, तीसरी का सेपरेशन बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। कैसे? इतना दूर हो जाएगा, इतना दूर। अब देखो वही है डिफरेंस, फिर से वही है, 20 और 10 के बीच में भी डिफरेंस उतना ही है, लेकिन जो ये dx1 है उसके कंपैरिजन में dx2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे dx2 ज्यादा हो जाएगा और dx1 क्या है, यहाँ पे कम है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, इनके बीच का सेपरेशन 10 है, इनके बीच का भी सेपरेशन 10 है, लेकिन डिस्टेंस का सेपरेशन सेम नहीं है, dx2 ज्यादा है, dx1 कम है। समझ में आ रही बात? तो ये इक्विवेलेंट सरफेस के बारे में हमने बात करी। अब अगर मान के चलो हमें दो चार्जेस की वजह से बनाने को आ जाए, दो चार्जेस की वजह से हमें बनाने को आ जाए, तो चलो बताओ, यहां पे हमने एक इक्विवेलेंट सरफेस बना दी इसके आसपास, ठीक है। अब हमने दूसरी बना दी, तो दूसरी थोड़ी दूर बनेगी, तीसरी और दूर बनेगी, मैंने जैसे बताया। अच्छा, अब मान लो मैंने एक इधर भी बना दी, ठीक है, दो इक्विवेलेंट सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी ऐसी, ठीक है, आधी पीली आधी सफेद बन गई, ओके। अब दो इक्विवेलेंट सरफेस ड्रॉ कर दी। अब सेंटर पे कैसी बनेगी वो समझेंगे हम लोग। सेंटर पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की ऐड हो जाएंगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। अगर ये चीज मैक्सिमम हो रही होगी इसका मतलब ये मिनिमम हो रही होगी, मिनिमम हो रही होगी, पोटेंशियल ही नहीं चल रहा होगा यहाँ पे, पोटेंशियल चलना नहीं, कैमरा चल रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल ही नहीं होगा यहाँ पर। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगी तो बिल्कुल कम हो रही होगी ना dx, होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसका अगर इक्विवेलेंट सरफेस बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना कैसा बनेगा। इसकी कोलैप्सिंग बनेगी, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग कैसी होगी, देखो ऐसे, इधर से तो सेपरेशन सही है, इधर से सेपरेशन देखना थोड़ा अंदर की तरफ कर दूंगा मैं, ऐसे, ठीक है। अब और दूर बनेगी एक, जो अगली बनेगी, ऐसा लग रहा है ना इधर से स्क्वीज इन हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल खत्म ही हो जाना है इसलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई रहनी है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही होगा, इधर की तरफ खत्म ही हो जाना है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात और होगी, यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ना, इसमें निगेटिव में वैल्यू कम हो रही होगी। निगेटिव में वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कमी होनी है, तो इसमें भी कोलैप्सिंग ही बनेगी अंदर की तरफ। इधर से देखो कोलैप्स होती जा रही है, तो आप इस चीज को लिख देना, ये क्या हो जाएगी, कोलैप्सिंग पोटेंशियल्स इक्विपोटेंशियल सरफेस एट मिडिल, कोलैप्सिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस एट मिडिल, ऐसे मिडिल की तरफ कोलैप्सिंग हो रही होंगी, तो ये डायपोल की वजह से बनाने को आ जाता है, तो आप ऐसे कर देना। अब मान लो ये आ जाए, दो चार्ज की वजह से बनाओ, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने को आ जाओ, तो अब देखो कैसे बनेगा। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार एक प्लस था माइनस था, लेकिन इस बार तो ऐड होगा, तो इस बार पोटेंशियल बीच में मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो है, तो ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस डीवी अपॉन डीएक्स, तो dx टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज अगर ऊपर की जीरो होगी, ये चीज जीरो तभी होगी जब नीचे इनफाइनाइट होगा। तो अब इसकी इक्विवेलेंट सरफेस है वो कैसे बनेगी, इसकी इक्विवेलेंट सरफेस समझना कैसी बनेगी, इसकी ऐसे बनेगी, इस यहां तक तो सही बन रही होंगी, ऐसे एक आध दो तो सही बना दो तुम, दिखाने के लिए कि हम जानते हैं इक्विवेलेंट सरफेस के बारे में, लेकिन इधर से अब ये बल्ज आउट कर जाएंगे, पिछली बार सिकुड़ रहेंगे अंदर, इस बार बाहर की तरफ बल्ज करेंगी, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, बल्ज, क्यों, क्योंकि यहां पोटेंशियल मैक्सिमम होना है। ये तो सिकुड़ती हुई दिख रही है,
ऐसे बना दो, एक ऐसी बना दो बल्ज करते हुए, एक बना दो बल्ज करते हुए, और आखिरी में तो एनसीईआरटी ने ऐसा कर दिया है, इतना बल्ज कर दी बाहर ही निकल पड़ी। ठीक है ना, तो ये बल्ज ये बन गई अपनी किसकी वजह से, ये किसकी वजह से बन गई, ड्यू टू सिमिलर चार्ज की वजह से, दो सिमिलर चार्ज है। ठीक है, समझ में तो मुझे आने का, समझने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर तीन एक्सिस बना दी हमने, एक्स वाई जेड। एक बार क्वेश्चन आया था, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्स जेड डायरेक्शन में, जेड इधर बनी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सेपरेशन कम हो जाएगा ना, सेपरेशन कम हो जाएगा। ई का फॉर्मूला फिर से बताया था, माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, ये बढ़ेगा तो डी एक्स कम हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे पहले तो प्लेन बनाओगे, और हाँ ये भी लिखा था चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और बढ़ रही है, मतलब है तो यूनिडायरेक्शनल लेकिन वैल्यू में क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होंगी, कैसी बनेंगी सरफेस, प्लेन बनेंगी, लेकिन बिकॉज ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगा, तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा। तो इस बार ऐसा आ जाएगा। तो कौन सी चीज ज्यादा होगी इसमें, ये वाला सेपरेशन dx1 ज्यादा होगा कि dx2 ज्यादा होगा, तो इस बार dx1 ज्यादा होगा और dx2 कम हो जाएगा, क्योंकि एज वी प्रोग्रेस अपवर्ड ई इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन टू डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो ऑल इक्विवेलेंट सरफेस के बारे में पूछे जा सकते हैं। श्रेष्ठ बंद कर दो इसको, हम कुछ और बनाते हैं।